नमस्कार, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 8 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर्स और इसी वीडियो में हम लोग सम्मिलित करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन रहेगा। आज का पहला सवाल बोल रहा है कि 8 अगस्त 2022 को शहीद निर्मल महतो को कितनीवीं पुण्यतिथि मनाई गया है। तो आपको बता दूं कि इनके अगर मृत्यु पूछ दिया जाए कि कब इनका मृत्यु हुआ था, तो 8 अगस्त 1987 को। तो 8 अगस्त को इनकी अगर 2022 में बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 35वीं शहादत दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1950 को। यानी कि जयंती पूछ दिया जाए कि आखिर इनका जयंती कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। और यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये निर्मल महतो का बचपन का फोटो है। और इनके में एक विशेषता था कि जो भी चीज़ ये करने के लिए ठान लेते थे, उनको करके ही ये मानते थे। आज का दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है, IIT ISM धनबाद अपना कितनावां दीक्षांत समारोह 2 दिन यानी कि 13 अगस्त और 14 अगस्त को मना रहा है, तो कितनावां दीक्षांत समारोह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 41वां। आपको बता दूं कि IIT जो धनबाद है, अब हो गया नाम, पहले इसको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो आपको बता दूं कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना जो हुआ था 9 दिसंबर 1926 को। बाद में इसी को IIT के रूप में बना दिया जाता है कब, तो 2016 में। यानी कि जो देखिएगा नाम लिखा हुआ, तो वहाँ पे IIT जो लिखा हुआ भी रहेगा, ISM भी लिखा हुआ रहेगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी लिखा हुआ रहता है, IIT भी लिखा हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि बताइए ISM धनबाद को IIT का दर्जा कब मिला, तो 2016 में मिला। एक सवाल इसी से रिलेटेड है, IIT जो धनबाद है उसी से पूछेगा कि बताइए IIT ISM धनबाद जो है उसका NIRF रैंकिंग में क्या स्थान रहा था 2022 में। तो 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक होता है ओवरऑल, और एक होता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर पूछें तो 14वां स्थान रहा। जितना भी यहाँ पे कॉलेजेज है, ये इंडिया रैंकिंग की अगर बात कर रहे हैं, NIRF रैंकिंग होता है, उसमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में अगर बोले तो 14वां हो जाएगा। ओवरऑल यानी कि समग्र बोले, समग्र रैंक क्या रहा, तो ये 38वां हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए आपको याद रखना होगा। तो NIRF रैंकिंग में ओवरऑल में प्रदर्शन जो IIT जो धनबाद है उसका ओवरऑल में रहा 38वां, और वहीं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर बोल दिया जाए तो 14वां हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रिया गुप्ता को दुबई में बेस्ट वुमेन सेफ प्राइड अवार्ड से नवाजा गया है। ये झारखंड की जिला की रहने वाली हैं। तो ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं, और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या होता है, साक्षी। और जमशेदपुर के बारे में और जान लीजिए कि जमशेदपुर जो शहर है ये किनके नाम पे रखा गया है, तो जमशेद जी टाटा के नाम पे रखा गया है। जमशेद जी टाटा के नाम पे रखा गया है। और जमशेद जी टाटा के बारे में जान लीजिए कि आखिर ये नाम रखा गया किनके द्वारा रखा गया था, तो चेम्सफोर्ड के द्वारा रखा गया था। चेम्सफोर्ड के द्वारा रखा गया था, ये भी आपको याद रखना होगा। और ये जो प्रिया गुप्ता हैं ये सेफ हैं, यानी जो अच्छे प्रकार का जो खाना बनाना होता है उसको सेफ बोला जाता है। और ये एक क्लासेज भी चलाती हैं जिसका नाम है प्रिया कुकरी क्लासेज। प्रिया कुकरी क्लासेज के नाम से एक क्लासेज भी चलाते हैं जमशेदपुर में। और जमशेदपुर जो है ये झारखंड के कौन सा जिला का मुख्यालय आप लोगों को है। झारखंड में 24 जिला है, तो एक जिला ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर जो है ये जमशेदपुर में, वो क्या है, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर अगर बोल दिया जाए तो जमशेदपुर हो जाएगा। अगर वही बोल दिया जाए पश्चिमी सिंहभूम का, तो आपका क्या आंसर चला जाएगा, तो पश्चिमी सिंहभूम का आपका चाईबासा चला जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। बोकारो जिला है, तो बोकारो जिला का जो मुख्यालय हो जाता है ये कहाँ हो जाता है, तो बोकारो स्टील सिटी हो जाता है। बोकारो स्टील सिटी, ये आपको याद रखना होगा। अगर पूछ दिया जाए धनबाद को क्या कहते हैं, तो कोयला नगरी के रूप में हम लोग धनबाद को कहते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, दुबई में जो आयोजन हुआ था वहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड हुआ था, वहाँ पे इनको एक अवार्ड से नवाजा गया था। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य खो खो संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। झारखंड राज्य में जो खो खो संघ है, और ये जो रहेंगे अध्यक्ष के रूप में, बोला जा रहा है कि जो कार्यकारिणी गठन किया गया है ये 2022 से लेकर जो है ये 2024 तक रहेगा। कब तक रहेगा, 2022 से लेकर 24 तक रहेगा। और इसके लिए खो खो के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुशील कुमार सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और खो खो में देखिए, खो खो में जो खेल के लिए उतरते हैं खिलाड़ी वो 9 रहते हैं, 9 खिलाड़ी रहते हैं। इसके अलावा जो 3 रहते हैं ये अतिरिक्त खिलाड़ी रहते हैं। यानी कि अतिरिक्त खिलाड़ी कितने रहते हैं, तो 3 खिलाड़ी अतिरिक्त रहते हैं, बाकी 9 खिलाड़ी इसमें खेलने के लिए उतरते हैं। अगला सवाल 5 नंबर, शिल्पा राव लाल सिंह चड्ढा फिल्म में अरिजीत सिंह के साथ एक गाना गाई है, जो गाना की बोल है तेरे हवाले।
तो बोला कि झारखंड के किस शहर की रहने वाली हैं, तो ये झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और शिल्पा राव के बारे में आपको बता दूं कि शिल्पा राव को इससे पहले जो है फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड का प्रतिनिधित्व करती हैं, झारखंड का नाम जो है आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर के रूप में फीमेल में शिल्पा राव को चुना गया था। वो वार मूवी आया था, हिंदी बॉलीवुड मूवी था, और उसमें एक गाना के बोल था घुंघरू, घुंघरू गाना के लिए इनको मिला हुआ था। और आपको बता दूं कि लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म आना है ये 11 अगस्त को रिलीज होना है। बहुत सारे विवाद भी है इसमें, मगर आपको केवल याद रखना है शिल्पा राव के बारे में। शिल्पा राव के बारे में याद रख लीजिए, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, जमशेदपुर से। रांची को हम लोग क्या बोलते हैं, रांची को जलप्रपातों का शहर, वाटरफॉल यहाँ पे ढेर सारा है जिसके कारण इसको जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। रांची को झारखंड का शिमला के रूप में हम लोग जानते हैं। गोड्डा से अगर सांसद बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनका नाम क्या है, तो निशिकांत दुबे है। निशिकांत दुबे जो कि वर्तमान में गोड्डा से सांसद हैं। गोड्डा एक जिला है, और गोड्डा से अगर बोलेगा कि गोड्डा से लेकर दिल्ली तक एक ट्रेन चला था, इस ट्रेन का नाम क्या था, हम सफ़र एक्सप्रेस। हम सफ़र एक्सप्रेस जो कि गोड्डा से लेकर कहाँ तक चला था, नई दिल्ली तक चला था। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लाल सिंह चड्ढा जो आमिर खान और यहाँ पे करीना कपूर के द्वारा जो मूवी है यहाँ पे, और यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं ये है शिल्पा राव। और ये है झारखंड का मैप। झारखंड के मैप में अगर बात की जाए, यहाँ पे पूछेगा कि लोकसभा सीट बताइए कितना है, तो लोकसभा सीट आप लोगों को पता होना चाहिए। राज्यसभा सीट यहाँ से पूछ दे तो पता होना चाहिए। इसके अलावा जिला तो सभी लोगों को याद होगा। लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो 14 हो जाएगा। राज्यसभा सीट कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ पर बोलेगा कि झारखंड जो है कितने राज्यों के साथ इसका जो बाउंड्री साझा करता है, तो 5 राज्य, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और यहाँ देख सकते हैं यूपी से भी लगता है। बिहार से झारखंड के 10 जिला लगता है, वहीं वेस्ट बंगाल से भी 10 जिला लगते हैं। मतलब कोई कोई ऐसे जिला है जो दोनों तरफ लगते हैं। जैसे साहिबगंज देखिएगा बिहार से भी टच करता है और इधर वेस्ट बंगाल से भी। और साहिबगंज को हम लोग झारखंड का सबसे उत्तरी जिला के रूप में जानते हैं। वहीं पाकुड़ को सबसे पूर्वी जिला के रूप में जानते हैं हम लोग। वेस्ट सिंहभूम की अगर बात की जाए झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला के रूप में जानते हैं। और गढ़वा को हम लोग सबसे पश्चिमी जिला के रूप में झारखंड के जानते हैं। झारखंड में 2 ऐसे जिला हैं जो किसी के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे लोहरदगा जो है किसी राज्य के साथ इसका सीमा साझा नहीं होता है। वहीं खुंटी जो है किसी के साथ नहीं लगता है। खुंटी झारखंड का जो है ये 23वां जिला है। 24वां क्या हो जाएगा, रामगढ़ 24वां जिला हो जाएगा। वहीं हजारीबाग सबसे पुराना जिला के रूप में जाना जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि यहाँ पे चतरा से वर्तमान में सांसद कौन है, तो चतरा से आप लोगों को सांसद याद रखना है, इनका नाम है सुनील सिंह। लोकसभा सांसद हैं सुनील सिंह का नाम याद रखना है। एक सुनील सोरेन है। अगर दुमका से सांसद पूछेंगे तो सुनील सोरेन हो जाएंगे। सुनील सोरेन, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दुमका में विधायक जो है वो कौन है, बसंत सोरेन है। बसंत सोरेन, सुनील सोरेन और बसंत सोरेन में कन्फ्यूज नहीं है। बसंत सोरेन क्या है, यहाँ से विधायक हैं। और कौन से पार्टी से हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। सुनील सोरेन जो है ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। और सुनील सिंह जो चतरा से सांसद हैं ये कौन से पार्टी से हैं, तो बीजेपी पार्टी से हैं। वहीं कोडरमा से सांसद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी के बारे में जान लीजिए कि ये खास हैं आपके एग्जाम के लिए। अन्नपूर्णा देवी के बारे में आपको बता दूं कि जो कैबिनेट है भारत सरकार का, वहाँ पे शिक्षा राज्य मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अगर बोल दिया जाए कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगे। और यहाँ पे देवघर को बारे में आपको बता दूं कि देवघर में अभी श्रावणी मेला चल रहा है। और देवघर में पूरे भारतवर्ष में अगर बात की जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग जो है ये यहाँ पर है देवघर में, जिसको बाबा बैद्यनाथ मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं। और दुमका के बारे में बता दूं कि दुमका जो है ये झारखंड की उप राजधानी के रूप में हम लोग जानते हैं, या दूसरी राजधानी के रूप में इसको जानते हैं। झारखंड में अभी एयरपोर्ट की अगर बात किया जाए तो रांची एयरपोर्ट संचालित हो गया है। दूसरा जो एयरपोर्ट है वो देवघर संचालित हो चुका है। अभी हाल ही में बोला जा रहा है कि बोकारो को जल्द ही शुरू किया जाएगा, ये फिट घोषित कर दिया गया है। फिर दुमका शुरू किया जाएगा और फिर एक जमशेदपुर में। तो यानी कि अभी हाल ही में आप लोगों को 5 एयरपोर्ट होने वाला है झारखंड में। अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो गंगा नदी से टच करता है, तो वो आपका जो साहिबगंज जिला जो है एकमात्र जिला है जो कि गंगा नदी को टच करता है। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए जमशेदपुर से वर्तमान में सांसद कौन है, तो इनका नाम है विद्युत वरण महतो। विद्युत वरण महतो आपको याद रखना होगा। वहीं खुंटी से अगर सांसद पूछ दिया जाए तो कौन हो जाएंगे, अर्जुन मुंडा हो जाएंगे।
अर्जुन मुंडा का चुनाव क्षेत्र जो है ये खूंटी है और वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं। तीरंदाज की जब बात की जाए तो 3 नाम आप लोग को भूलना नहीं है जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं। दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाज हैं झारखंड की। इसके अलावा कोमालिका बारी, कोमालिका बारी जो कि आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा अंकिता भगत का नाम आप लोग याद रखिए। अंकिता भगत जो कि तीरंदाज हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं। झारखंड के कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे हॉकी खिलाड़ी का नाम नहीं भूलना है, जैसे निकी प्रधान का हो गया, निकी प्रधान का नाम आप लोग को भूलना नहीं है। संगीता कुमारी का नाम नहीं भूलना है। तो ये सब नाम जो है आप लोग को चर्चा में बना रहता है, हमेशा एग्जाम में आने की संभावना रहता है। तो हम धीरे धीरे इसको भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ला के आप लोग को वो सवाल को करवा देंगे। और अगला सवाल है कि इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट जिसका नाम है SSLV D1 कहाँ से लॉन्च किया है। तो ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। पूछेगा आंध्र प्रदेश में कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और श्रीहरिकोटा में कहाँ, मतलब कौन सा स्पेस सेंटर से, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सतीश धवन स्पेस सेंटर आप लोग को पता होना चाहिए। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि जो इसरो है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु को हम लोग क्या कहते हैं, बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का स्पेस सिटी, और इसी को साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साइंस सिटी और स्पेस सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो इसरो का अगर पूछ दिया जाए कि स्थापना कब हुआ था, जो इसरो हमारा भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो S सोमनाथ हैं। क्या हो जाएंगे, S सोमनाथ आप लोग को याद रखना होगा। अगला सवाल है चंदौली जो कि उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस वेजिटेबल का वर्चुअल शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि अभी वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री हैं। कौन से मंत्रालय के, तो कृषि मंत्रालय, यानी कि कृषि मंत्री अगर पूछ दिया जाए भारत सरकार में कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और योगी आदित्यनाथ जो है ये यूपी के CM हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर पूछ दिया जाए योगी आदित्यनाथ। जी किशन रेड्डी कौन है, तो जी किशन रेड्डी वर्तमान में पर्यटन विभाग के मंत्री हैं। भारत सरकार में पर्यटन मंत्री बोलिए, संस्कृति मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो भी विकास होगा सब इन्हीं के देखरेख में होगा। पूछेगा ये कहाँ से सांसद हैं, तो सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से ये सांसद हैं। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं। इसके अलावा इनको एक और मंत्रालय मिला है जो कि पहली बार बना था, सहकारिता मंत्री। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अगर पूछ दिया जाए तो कौन हो जाएंगे, अमित शाह। और अमित शाह का चुनाव क्षेत्र कहाँ है, तो गांधीनगर। ये गांधीनगर से चुनाव क्षेत्र है इनका। और आप लोगों को ये सब सवाल पूछ सकता है। अगर पूछेगा कि भारत में सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, सब्जी उत्पादन में प्रथम जो है ये आपका यूपी हो जाएगा। अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पुरुष ट्रिपल जंप में एल्डोज पॉल ने कौन सा पदक जीता है। तो एल्डोज पॉल की बात किया जाए तो मेंस ट्रिपल जंप में ये स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। वहीं जो पुरुष वाला ट्रिपल जंप हुआ उसमें सिल्वर मेडल भी लाया गया, तो किनके द्वारा, तो अब्दुल्ला अबू बकर के द्वारा लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछ रहा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुष ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबू बकर के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, तो सिल्वर मेडल जीता गया है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स हम उसमें कवर करा देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। खत्म हो गया है कॉमनवेल्थ गेम्स, तो जल्द ही इसको हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि जल्द ही ये क्लासेज जो है ये लाइव होने वाला है आप लोगों के लिए, और टाइमिंग रहेगा 6:30 बजे। 6:30 बजे सुबह आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा और लाइव जुड़ना है सभी लोगों को। और ये अपडेट हम दे दे रहे हैं जल्द ही, ये 12 तारीख से ऐसा हो जाएगा, यानी कि 12 तारीख से 12 अगस्त से जो आप लोगों का जो शेड्यूल रहेगा ये 6:30 बजे रहेगा। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना है, 6:30 बजे जरूर जुड़ना है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये टाइमिंग सही रहेगा। 6:30 बजे आप लोगों के लिए टाइमिंग है, कितने लोग सहमत हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पहला स्थान जो रहा मेंस ट्रिपल जंप में वो इंडिया का ही रहा, दूसरा भी रहा तो इंडिया का, तीसरा भी इंडिया का ही रहता, मगर थोड़ा सा चूक होने के कारण इस मेडल से भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 पे जो है ना परवीन रह जाते हैं, नहीं तो ये तीसरा नंबर पे चले जाते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरेक्टिंग इन्वॉल्विंग इंस्पायरिंग पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक किनके कार्यकाल के बारे में बताता है।
ये पूर्व में उपराष्ट्रपति, जैसे अब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया है तो नए बन गए हैं जगदीप धनखड़, जो कि 14वें नंबर के हैं, यानी कि 14वें जो उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़। इनसे पहले कौन थे, तो एम वेंकैया नायडू। तो ये जो किताब है जो विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये एम वेंकैया नायडू के द्वारा, उन्हीं के द्वारा उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यकाल क्या रहा राज्यसभा में, उनके बारे में ये बताता है। रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे कितवें नंबर के, तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति। अगर पूछेगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और पहली जो महिला हैं जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला है। पूछेगा कि दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है जो कि राष्ट्रपति बनी है, तो इसका सही आंसर द्रौपदी मुर्मू। महिला में दूसरा हो जाएगा, आदिवासी महिला जोड़ देगा उसमें, तो उसका सही आंसर पहला चला जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर, हाल ही में लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे नवाजा गया है, तो ये दलाई लामा को नवाजा गया है। और इनका नाम क्या है, तो तेंजिन ग्यात्सो, तेंजिन ग्यात्सो, तेंजिन ग्यात्सो इनका नाम है। ये भी आप लोग को याद रखना है। और लद्दाख के बात किया जाए तो लद्दाख की राजधानी कहाँ हो जाता है, लेह हो जाता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के बारे में जान लीजिए। दोनों का स्थापना एक ही दिन हुआ था। कब हुआ था इनका गठन, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, तो इसका स्थापना जो हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को। आपको ये याद रखना है। इसके अलावा दलाई लामा ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये किताब आया हुआ है, एसएससी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे ये किताब पूछा हुआ है कि द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किताब के लेखक कौन है, तो दलाई लामा आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे राधा कृष्ण माथुर की अगर बात किया जाए, ये लद्दाख में अभी उपराज्यपाल हैं। लद्दाख में उपराज्यपाल अगर बोल दिया जाए तो आर.के. माथुर। और जम्मू कश्मीर में अगर बोल दिया जाए तो कौन हो जाएंगे, मनोज सिन्हा हो जाएंगे। मनोज सिन्हा आप लोगों को याद रखना होगा। अगला सवाल 12 नंबर, किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। ये बहुत बड़ी पहल है। यहाँ पे संस्कृत भाषा जो है उसको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचेगा और इससे लोगों को ज्ञान मिलेगा, जैसे वेद के बारे में, कुरान के बारे में इससे जानकारी मिलेगा। तो ये कौन सा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तराखंड में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। उत्तराखंड के सीएम का नाम आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल 13 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जो भी केंद्रीय मंत्री हैं जैसे आपका नितिन गडकरी हो गए, आपका राजनाथ सिंह हो गए, सब यहाँ पे भाग लिए। इसके अलावा अन्य राज्य के मुख्यमंत्री जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे। और ये पूछ रहा है कि जो नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल का बैठक हुआ तो कितनवीं बैठक हुआ था, तो 7वीं हुआ था। 7वीं बैठक हुआ था। कब हुआ था, 7 अगस्त के दिन ही हुआ था। आपको बता दें कि नीति आयोग है, नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है, तो इसके जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसका उपाध्यक्ष अगर वर्तमान में बोल दिया जाए कि कौन है, तो उपाध्यक्ष का नाम आप लोग को याद रखना है। और सीईओ को, सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर अगर पूछ दिया जाए कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर जो है ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। और अध्यक्ष जो है इनका नाम है सुमन बेरी। सुमन बेरी जो है उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बोलेंगे तो प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ये आपका याद करना है नीति आयोग। नीति आयोग ढेर सारे जो है रैंकिंग भी प्रोवाइड करता है और जिसमें ये पता चलता है कि कौन सा राज्य अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश का देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे झारखंड का देख सकते हैं, यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री हैं, सभी के सभी जितना भी हैं, उड़ीसा का मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सब यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। अगला सवाल है कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक में इतिहास रचने वाली भाविना पटेल ने पहली बार ऐसा हुआ है जब कॉमनवेल्थ गेम्स में इनके द्वारा एक मेडल जीता गया, तो कौन सा मेडल जीता गया, तो इसका सही आंसर गोल्ड मेडल हो जाएगा। यानी कि गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है और कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार भाविना पटेल के द्वारा कोई मेडल लाया गया है। तो आपसे पूछेगा कि इनका संबंध कौन सा खेल से है, तो पैरा टेबल टेनिस, यानी कि पैरा टेबल टेनिस जो होता है, पैरा मतलब होता है दिव्यांग खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी से संबंधित है भाविना पटेल। और कौन सा खेल खेलती हैं, तो पैरा टेबल टेनिस से खेलती हैं। और कौन सा कॉमनवेल्थ में कौन सा गेम में जीती, तो इसी गेम में जीती, यानी कि पैरा टेबल टेनिस में कौन सा मेडल, तो गोल्ड मेडल जीती। तो ये था पूरा सेशन। और लास्ट में जैसा कि पिछले क्लास में जो सवाल पूछा जाता है उससे संबंधित हम फैक्ट बताते हैं। तो सवाल था कि नगर उंटारी का बाबा बंशीधर मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये गढ़वा जिला में देखने को मिलेगा। इसमें सैकड़ों वर्ष पुराना जो है राधा कृष्ण, पूछेगा
कि जो बाबा बंशीधर मंदिर है ये कौन से देवता को समर्पित है, तो राधा कृष्ण को। यहाँ पे श्री कृष्ण की मूर्ति जो है 4.5 फीट ऊंची है और अभी के समय में अगर देखा जाए तो इसकी कीमत जो है 2500 करोड़ रुपए बताई जाती है। और ये प्रतिमा जमीन में गड़े शेषनाग के फन पर निर्मित 24 पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजमान है, ऐसा लोगों को मानना है। और यहाँ पे पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो सावन के जो महीना का जो होता है उस समय तो श्रावणी मेला आपको वहाँ लग जाता है। झारखंड में अगर बोल दिया जाए कि सावन के टाइम में कहाँ पे लगता है, तो सावन के महीना में देवघर में श्रावणी मेला लगता है। वही फागुन महीना अगर बोल दिया जाए तो फागुन महीना में यहाँ पे जो बाबा बंशीधर मंदिर है यहाँ पर मेला लगता है। ये आप लोग को याद रखना है। और आज का अंतिम सवाल, जहाँ पे हम लोग झारखंड से संबंधित कुछ फैक्ट को जानने का प्रयास करते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है माँ छिन्नमस्तिके मंदिर। तो आपको बताना है इससे संबंधित क्या क्या फैक्ट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जहाँ से आप लोग को रिजल्ट आएगा। तो ये था आज का सेशन। अगर कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिए, और किसी तरह का अगर कोई डिमांडेबल वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा झारखंड।